1920 के दशक में अमेरिका का शिकागो एक ऐसे दौर का गवाह बना जब कानून महज कागज पर सिमट कर रह गया था और सड़कों पर केवल एक गैंगस्टर का हुक्म चलता था। उसका नाम सुनते ही शिकागो की गलियों में सन्नाटा छा जाता था। जब वो सूट बूट पहन के अपनी महंगी गाड़ी में सवार होकर मुंह में महंगी सिगार्स का धुआं उड़ाते हुए निकलता था तो लोग थर थर कांप उठते थे। पुलिस उसकी इजाजत के बिना कुछ नहीं करती थी। पॉलिटिशियंस उसकी मर्जी से फैसले लेते थे और जजेस उसकी जेब में रहते थे। वो कोई आम गैंगस्टर नहीं था, बल्कि वो अपने आप में एक एम्पायर था जो शराब, जुए, वसूली और खून पर खड़ा था। वो शिकागो में एक तरह से अपनी पैरेलल गवर्नमेंट चलाता था, जहां वो खुद सरकार था और खुद ही अदालत। उसने 1920 में अमेरिका में लगे अल्कोहल बैन के बाद इलीगल शराब के कारोबार के जरिए दौलत की वो बुलंदियां हासिल की कि उसकी एनुअल इनकम $100 मिलियन थी। उसकी गैंग में 1000 से ज्यादा गैंगस्टर्स काम किया करते थे और वो उनको सिर्फ सैलरी देने में हर हफ्ते $3 लाख खर्च किया करता था। वो अपने क्रिमिनल एम्पायर को ऐसे चलाता था जैसे किसी कॉर्पोरेट कंपनी को चला रहा हो। उसके लिए लॉयल्टी सबसे ज्यादा मैटर करती थी। जो उसके लिए वफादार रहता था वो उन्हें पैसा और प्रोटेक्शन देता था और जो उससे गद्दारी करता उसे वो दर्दनाक मौत देता था। वो इतना ज्यादा डेंजरस बन गया था कि उसे अमेरिका का पब्लिक एनिमी नंबर 1 डिक्लेयर करना पड़ा और उसे पकड़ने के लिए खुद अमेरिकन प्रेसिडेंट हर्बर्ट हूवर को व्हाइट हाउस में एक सीक्रेट मीटिंग कर सभी फेडरल एजेंसीज को उसके पीछे लगाना पड़ा। जब भी कोई उसके लीगल धंधों को क्रिटिसाइज करता तो वो एक ही बात कहता, आई एम जस्ट अ बिजनेसमैन गिविंग द पीपल व्हाट दे वांट। ये कहानी है अमेरिका के पहले सुपरस्टार गैंगस्टर एल कैपोन की। आखिर कैसे सिर्फ 6 क्लास तक पढ़ा हुआ एल कैपोन शिकागो आउटफिट का अल्टीमेट बॉस बना और कैसे उसने लगभग 1 दशक तक शिकागो पर राज किया। और आखिर जिस एल कैपोन के नाम से शिकागो कांपता था, जिसने शिकागो में एक पूरी पैरेलल गवर्नमेंट खड़ी कर दी थी, उसके साथ आखिर में क्या हुआ। एल कैपोन का पूरा नाम अल्फोंस गैब्रियल कैपोन था। उसका जन्म 17 जनवरी 1899 को न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन बोरो में हुआ था। उसके पेरेंट्स इटालियन इमिग्रेंट्स थे जो बेटर अपॉर्चुनिटी की तलाश में साल 1893 में इटली से अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के ब्रुकलिन चले गए थे। एल कैपोन के पिता गैब्रियल कैपोन पेशे से एक बार्बर थे, जबकि उसकी मां टेरेसा कैपोन सिलाई का काम करती थी। गैब्रियल कैपोन और टेरेसा कैपोन के कुल 9 बच्चे थे, जिनमें एल कैपोन चौथे नंबर पर था। आमदनी कम थी और परिवार काफी बड़ा था, इसलिए एल कैपोन का बचपन काफी गरीबी में बीता। एल कैपोन पढ़ने में अच्छा था, लेकिन बचपन से ही उसे अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं था। साल 1913 में जब एल कैपोन ब्रुकलिन एलिमेंट्री स्कूल में 6 क्लास में पढ़ रहा था, तभी एक दिन उसकी स्कूल टीचर ने उसकी किसी गलती के लिए उसे बुरी तरह पीट दिया। सबके सामने खुद को पिटता देख एल कैपोन गुस्से से बुरी तरह बौखला उठा और बदले में उसने फीमेल टीचर को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद उसे स्कूल से निकाल दिया गया। स्कूल छूटने के बाद एल कैपोन ने अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने का फैसला किया। इसके लिए उसने कभी कैंडी स्टोर में क्लर्क तो कभी एम्यूनिशन प्लांट में लेबर का काम किया, लेकिन उसके अरमान बड़े थे और इन सब कामों में उसका मन नहीं लग रहा था। वो कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे वो जल्दी से ज्यादा पैसे कमा सके और अपनी फैमिली को गरीबी से निकाल सके। ऐसे में उसने अपने घर के आसपास एक्टिव स्ट्रीट गैंग्स ज्वाइन कर ली और यही से उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। शुरुआत में एल कैपोन जूनियर 40 थीव्स और बोरी बॉयज जैसे छोटे गैंग से जुड़ा और कुछ ही वक्त में उसने चोरी और गुंडागर्दी के जरिए आसपास के इलाकों में काफी नाम कमा लिया। लेकिन उसकी जिंदगी में असली बदलाव तब आया जब उसकी मुलाकात 5 पॉइंट्स गैंग के गैंगस्टर जॉनी टोरियो से हुई। जॉनी टोरियो शिकागो के फेमस मॉबस्टर बिग जिम कोलोसीमो का भतीजा था। बिग जिम कोलोसीमो शुरुआती दौर में अपनी पत्नी विक्टोरिया कोलोसीमो के साथ मिलकर शिकागो में प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करता था, लेकिन बाद में उसने कई इलाकों में दर्जनों ब्रोथल्स खोल लिए। साथ ही उसने गैम्बलिंग और लेबर रैकेटियरिंग के धंधों में भी पैर पसार लिए और अच्छे पॉलिटिकल कनेक्शन के बल पर शिकागो के इलीगल धंधों का बेताज बादशाह बन गया। जॉनी टोरियो भी शिकागो में अपने फूफा बिग जिम कोलोसीमो के साथ धंधे में बराबर लगा हुआ था। वो अक्सर अपने फूफा के बार और ब्रोथल के सिलसिले में ब्रुकलिन भी आया जाया करता था। यही उसकी नजर यंग और शार्प माइंडेड एल कैपोन पर पड़ी। पहली ही मुलाकात में एल कैपोन जॉनी टोरियो को काफी काम का आदमी लगा और उसने उसे 5 पॉइंट्स गैंग में शामिल कर लिया। चूंकि जॉनी टोरियो खुद ज्यादातर समय शिकागो
शिकागो में रहता था, इसलिए उसने अल कैपोन की मुलाकात अपने भरोसेमंद चेले फ्रैंकी येल से करवाई, जो उसके कई बार और ब्रोथल को हैंडल करता था। अल कैपोन ने फ्रैंकी येल के अंडर काम करके क्राइम वर्ल्ड की बारीकियों को जाना। शुरुआत में अल कैपोन का काम अनवांटेड लोगों को बार और ब्रोथल से बाहर रखने का होता था, ताकि धंधे में कोई रुकावट ना हो। इस बीच साल 1917 में उसका सामना एक ऐसी घटना से हुआ जिससे उसे एक नया नाम मिला, जिससे वो आगे चलकर पूरी दुनिया में मशहूर हुआ कुछ यूं कि एक दिन जहां अल कैपोन बाउंसर का काम किया करता था, उस बार में लीना नाम की महिला अपने भाई फ्रैंक गैलुचियो के साथ पार्टी करने आई थी। उस महिला को देखते ही पता नहीं अल कैपोन को क्या सूझी कि उसने उस पर कुछ गंदे कमेंट्स कर दिए। ये कमेंट सुनकर फ्रैंक गैलुचियो भड़क उठा और उसने गुस्से में अल कैपोन के चेहरे पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में उसके चेहरे के बाईं तरफ 3 डीप कट्स लगे। ये घाव इतने गहरे थे कि उसके चेहरे पर 30 स्टिचेस लगवाने पड़े। समय के साथ घाव तो भर गया, लेकिन ये घटना जिंदगी भर के लिए उसके चेहरे पर 3 गहरे निशान छोड़ गई। चूंकि अल कैपोन के चेहरे पर 3 गहरे स्कार थे, इसलिए उसे स्कार फेस कहा जाने लगा। ये एक ऐसा निकनेम था जिससे कैपोन को नफरत थी। जब भी कैपोन की तस्वीर खींची जाती, वो अपने चेहरे की लेफ्ट साइड हमेशा छिपाने की कोशिश करता और लोगों से कहता कि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लॉस्ट बटालियन का सिपाही था और उसे ये कट्स युद्ध करते हुए ही लगे थे। इस दौरान उसे अपने पड़ोस में ही रहने वाली एक आयरिश लड़की मैरी जोसेफिन कोगलेन से प्यार हो गया। दोनों प्यार में इस कदर डूबे हुए थे कि उन्हें दुनियादारी का भी ख्याल नहीं रहा और बिना शादी के ही मैरी कोगलिन प्रेग्नेंट हो गई। कुछ समय बाद मैरी कोगलिन ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम अल कैपोन ने बड़े ही प्यार से एल्बर्ट फ्रांसिस सोनी कैपोन रखा। अपने बच्चे के जन्म के 26 दिन बाद अल कैपोन ने 19 साल की उम्र में मैरी कोगलिन से शादी कर ली। अब पति और पिता बनने के बाद कैपोन अपने परिवार के लिए एक सही जीवन जीना चाहता था, इसलिए उसने गलत कामों से दूर रहने की कोशिश की। वो बाल्टीमोर चला गया और वहां बुक कीपर की नौकरी करने लगा, लेकिन इस नौकरी से वो घर का खर्च तक भी नहीं चला पा रहा था। बार बार उसका दिल क्राइम की दुनिया की तरफ जाने को छटपटाता था। उसके बहुत रईस बनने के ख्वाब थे और उसको लगता था कि ऐसी नौकर भरी जिंदगी जीकर वो कभी अपना ख्वाब पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए उसने ये नौकरी छोड़ दी और फिर से जॉनी टोरियो की शरण में आ गया। दोबारा क्राइम की दुनिया की ओर रुख करने के बाद अल कैपोन एक खूंखार गैंगस्टर बन गया। अब वो पैसों के लिए किसी की भी जान ले सकता था। एक दिन अल कैपोन ने गैम्बलिंग में काफी पैसे जीतकर घर लौट रहे एक शख्स को लूटने की कोशिश की, लेकिन वो जब अल कैपोन की पकड़ से छूटकर भागने लगा तो अल कैपोन ने उसे गोलियों से भून डाला और उसके पैसे लेकर वहां से फरार हो गया। कुछ दिन बाद उसने जॉनी टोरियो के राइवल व्हाइट गैंग के गुर्गे को पीट कर अधमरा कर दिया। इन दोनों ही मामलों में अल कैपोन पर लोकल पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हो गई और उस पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी। जॉनी टोरियो अल कैपोन की कैपेबिलिटी को अच्छी तरह पहचानता था, इसलिए जब तक वो अरेस्ट होता उससे पहले ही उसने साल 1920 में अल कैपोन को उसकी पत्नी और बच्चे समेत शिकागो बुला लिया। उन दिनों पूरे अमेरिका में द वॉलस्टेड एक्ट लगा हुआ था, जिसके तहत अमेरिका में अल्कोहल की मैन्युफैक्चरिंग, सेल और ट्रांसपोर्टेशन पर पाबंदी थी। ऐसा करके सरकार अपने देश के युवाओं को नशे से दूर रखना चाहती थी, लेकिन जल्द ही इसका बेहद घातक नतीजा सामने आने लगे। इससे लेजिटिमेट बार्स रातों रात बंद हो गए और उनकी जगह बूटलेगिंग का ब्लैक मार्केट पनप गया। शिकागो शराबियों के लिए एक ड्रीम सिटी था, जहाँ के लोग बाकी अमेरिकियों से 3 गुना ज्यादा शराब पीते थे। यहाँ के नेता और पुलिस इतनी करप्ट थी कि लॉ एंड ऑर्डर लगभग टूट चुका था। अल्कोहल बैन होने के बाद बियर के दामों में भारी उछाल आया। जो बियर के बैरल पहले $5 में बिकते थे, अब वो $55 से भी ज्यादा में बिकने लगा था। बस फिर क्या था, जॉनी टोरियो की लॉटरी लग गई। पुलिस, मेयर और जुडिशरी को उसने पैसे पर खरीद रखा था, लेकिन रास्ते में बस एक कांटा बचा था और वो था उसका खुद का फूफा बिग जिम कोलोसीमो। उन दिनों बिग जिम कोलोसीमो लार्जर देन लाइफ जीने में लगा हुआ था। वो अपनी जेब में हमेशा डायमंड्स लेकर घूमता था, इसलिए लोग उसे डायमंड जिम कहा करते थे। अब उसे अपनी पत्नी विक्टोरिया कोलोसीमो अच्छी नहीं लगती थी और उसने उसे तलाक देकर डेल विंटर नाम के एक सिंगर के साथ शादी कर ली थी। ऐसे में जॉनी टोरियो के मन में अपने फूफा के लिए रही सही लॉयल्टी भी खत्म हो गई। इसके अलावा जहां जॉनी टोरियो को बूटलेगिंग के धंधे में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, तो वही इसके उलट बिग जिम कोलोसीमो को इसमें ज्यादा रिस्क लग रहा था और वो गैंग को बूटलेगिंग में इन्वॉल्व नहीं होने देना चाहता था। इससे जॉनी टोरियो गुस्से से बौखला उठा और उसने बिग जिम
कोलोसीमो को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। टोरियो ने अपने दो सबसे भरोसेमंद आदमी फ्रैंकी येल और अल कैपोन को बिग जिम कोलोसीमो को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी दे दी। कई दिनों की रेकी करने के बाद 11 मई 1920 की दोपहर फ्रैंकी येल और अल कैपोन ने बिग जिम कोलोसीमो को उसके ही ऑफिस में घुसकर गोलियों से भून डाला। बिग जिम कोलोसीमो की हत्या के बाद उसकी गैंग शिकागो आउटफिट, जिसे साउथ साइड गैंग के नाम से भी जाना जाता था, उसका बॉस खुद जॉनी टोरियो बन बैठा। अब गैंग के पूरे काले कारोबार पर उसका कब्जा हो गया और साथ ही उसने बूटलेगिंग के धंधे में भी मजबूती से अपने पैर जमा लिए। उसको अल कैपोन पर काफी भरोसा था, इसलिए उसने उसे अपना राइट हैंड बना लिया। यही से अल कैपोन ने शिकागो के क्रिमिनल वर्ल्ड में शोहरत की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। टोरियो ने अल कैपोन को सिखाया कि क्राइम केवल हिंसा नहीं बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस भी हो सकता है। टोरियो अक्सर अपने राइवल से कहा करता था, We don't want to have any trouble if we can help it। आगे चलकर अल कैपोन ने इसे अपनी जिंदगी का मंत्र बना लिया और हर हत्या से पहले अपने राइवल से बिजनेस डील करने की कोशिश करने लगा। लेकिन कैपोन को ना सुनने की आदत भी नहीं थी और जब भी कोई उसकी बात काटने की कोशिश करता तो वो उसे बेरहमी से मार डालता था। वो केवल एक ही रूल फॉलो करता था, या तो शिकागो आउटफिट से शराब खरीदो या फिर उसके हाथों अपनी जान गंवा दो। इस तरह 1920 के दशक में अल कैपोन ने उससे शराब ना खरीदने पर 100 लोगों को एक्सप्लोजिव से उड़ाकर मार डाला था। ऐसे खौफनाक कारनामों की वजह से बहुत ही कम समय में शिकागो में अल कैपोन की तूती बोलने लगी और उसने वहां और भी ज्यादा बार और ब्रोथल्स खोल लिए। चूंकि अमेरिका में शराब नहीं बनाई जा सकती थी, इसलिए कैपोन ने अपना नेटवर्क कनाडा तक फैला लिया था और कैनेडियन बूटलेगर्स की मदद से यूएस में शराब स्मगल किया करता था। टोरियो के अंडर काम करते हुए कैपोन ने 3 सालों में ही बेतहाशा दौलत कमा ली। साल 1923 में उसने शिकागो के पार्क मेनोर इलाके के 7244 साउथ प्रेरी एवेन्यू में एक 2 मंजिला 6 बेडरूम का घर खरीद लिया और अपनी पूरी फैमिली के साथ इस घर में शिफ्ट हो गया। उसके 3 बड़े भाई भी उसके इस अपराध के साथी बन गए। उसका बड़ा भाई जेम्स विंसेंजो कैपोन प्रोहिबिशन एजेंट बना, जबकि दूसरा भाई रॉल्फ कैपोन, जिसे लोग बॉटल्स के नाम से जानते थे, अल कैपोन के लिकर बिजनेस को संभालता था। वहीं उसका तीसरा बड़ा भाई फ्रैंक कैपोन उसके लिए पॉलिटिशियन को मैनेज करने का काम करता था। उन दिनों शिकागो में शराब की डिमांड इतनी ज्यादा थी कि कई बार अल कैपोन भी इसकी सप्लाई पूरी नहीं कर पाता था। उसके धंधे को गलत ठहराने की कोशिश करते तो अल कैपोन बड़ी स्टाइल में कहता, आई एम लाइक एनी अदर मैन, ऑल आई डू इज सप्लाई अ डिमांड। शराब की बिक्री इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि साल 1924 में टोरियो और अल कैपोन की हर महीने की कमाई करीब $7 मिलियन तक पहुंच गई। हालांकि जैसे जैसे अल कैपोन का नाम हो रहा था, उस पर कानून का शिकंजा भी कसने लगा था। ऐसे में अल कैपोन अपने भाइयों के साथ शिकागो के एक सबर्ब सिसेरो में जाकर बस गया। वहां का मेयर जोसेफ जेड क्लेना, जो रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करता था, उसने अल कैपोन से पैसे खाकर एंटी अल्कोहल लॉज के बावजूद उसे शराब बेचने की छूट दे रखी थी। इसी के चलते अप्रैल 1924 में होने वाले म्युनिसिपल इलेक्शन में उसकी हार निश्चित लग रही थी। ऐसे में इलेक्शन के दिन अल कैपोन का भाई फ्रैंक कैपोन अपने गुर्गों के साथ इलेक्शन वाली जगह पर पहुंचा और क्लेना के पक्ष में बोगस वोटिंग करवाने लगा। जब लोगों ने इसका विरोध किया तो फ्रैंक कैपोन ने अपने आदमियों के साथ मिलकर 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी और एक शख्स का गला काटकर बेरहमी से मार दिया। ऐसे में सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए काउंटी जज एडमंड के जेरेकी ने तुरंत एक्शन लेते हुए 70 पुलिस वालों की एक टीम को सिसेरो भेजा। जब पुलिस कई गाड़ियों में सवार होकर सिसेरो में फ्रैंक कैपोन के पास पहुंची तो अपनी ओर एक साथ कई गाड़ियों को आते देख फ्रैंक कैपोन को लगा कि शायद कोई राइवल गैंग आ रही है। ऐसे में उसने एक भी पल की देरी किए बिना फायरिंग शुरू कर दी। बदले में पुलिस ने भी उस पर ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे फ्रैंक कैपोन का पूरा शरीर गोलियों से छलनी हो गया और वो मारा गया। सिसेरो म्युनिसिपल इलेक्शन के चलते भले ही अल कैपोन ने अपने बड़े भाई को खो दिया था, लेकिन जोसेफ जेड क्लेना चुनाव जीत गया। जोसेफ जेड क्लेना के जीत के बाद अल कैपोन मनमानियों पर उतर आया। उसने सिसेरो में अपनी गैंग के काले कारनामों को और भी बड़े लेवल पर एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। सरकार द्वारा मिली खुली छूट ने अल कैपोन को और ज्यादा बेखौफ बना दिया था और अब वो चाहता था कि वो हमेशा के लिए अपने राइवल गैंग्स को खत्म कर दे। उन दिनों शिकागो अंडरवर्ल्ड में 2 ही गैंग मेनली डोमिनेट कर रही थी। पहला शिकागो आउटफिट यानी साउथ साइड गैंग था, जिसका अल कैपोन खुद हिस्सा था, जबकि दूसरा
नॉर्थ साइड गैंग था जिसकी कमान डीनो बैनियन की हाथों में थी। दोनों गैंग अपने एक्सपेंशन के लिए अक्सर भिड़ते रहते थे, लेकिन कभी ये लड़ाई बड़े लेवल पर नहीं पहुंची थी। लेकिन नवंबर 1924 को अल कैपोन ने डीनो बैनियन को उसके ही फ्लावर शॉप पर गोलीबारी करवाकर उसकी बेरहमी से हत्या करवा दी। इसके बाद शिकागो में गैंग वॉर की शुरुआत हो गई और वहां की गलियां खून से लाल होने लगी। आगे चलकर नॉर्थ साइड गैंग की कमान हाइमी वेस, विंसेंट रूची और बग्स मोरान ने संभाली और वो अल कैपोन की जान के पीछे पड़ गए। जनवरी 1925 में नॉर्थ साइड गैंग की गोलीबारी में अल कैपोन की जान जाते जाते बची। इसके बाद भी नॉर्थ साइड गैंग चुप नहीं बैठा और केवल 12 दिन बाद साउथ साइड गैंग के सरगना जॉनी टोरियो पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में टोरियो बुरी तरह से घायल हो गया, हालांकि उसकी जान बच गई। इस घटना ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। वो इतना डर गया कि रिकवर होने के बाद उसने क्राइम वर्ल्ड से खुद को अलग कर लिया और गैंग का पूरा कंट्रोल अल कैपोन को सौंप दिया। उस समय अल कैपोन की उम्र केवल 26 साल की थी और वो इतनी कम उम्र में ऑफिशियली शिकागो आउटफिट का अनडिस्प्यूटेड बॉस बन गया। शिकागो आउटफिट का बॉस बनने के बाद अल कैपोन ने शिकागो में अपने काले कारनामों और दहशत का एक ऐसा साम्राज्य स्थापित किया कि दुनिया भर में शिकागो की पहचान अल कैपोन से होने लगी। सबसे पहले उसने शिकागो आउटफिट को एक्सपैंड करना शुरू किया। उसने अपनी गैंग में ब्लैक कम्युनिटी के भी कई लोगों को शामिल किया और शिकागो और अमेरिका के दूसरे हिस्सों में चर्चित गैंगस्टर आउटफिट से अलायंसेस भी बनाए। साल 1926 तक उसका गैंग इतना बड़ा हो चुका था कि उसमें 1000 से ज्यादा लोग काम करते थे और अल कैपोन इनकी सैलरी पर हर वीक करीब $3 लाख खर्च करता था। इतना पैसा उस दौर में बहुत सी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज भी नहीं खर्च कर पाती थी, लेकिन ये कोई कॉर्पोरेट दुनिया नहीं थी जहां नियम कायदे हो, बल्कि यहाँ का सिर्फ एक ही रूल था और वो था अल कैपोन के लिए लॉयल रहना। जो लॉयल रहता उसे पैसे, प्रोटेक्शन और पावर सब मिलता, लेकिन जो गद्दारी करता उसे सिर्फ और सिर्फ मौत मिलती थी। कैपोन खुद कहा करता था कि उसके आदमी पैसे से ज्यादा उसके डर के कारण वफादार रहते हैं। शिकागो आउटफिट का सबसे बड़ा बॉस बनने के बाद उसकी कमाई भी आसमान छूने लगी थी। उस दौर के न्यूज़पेपर्स के मुताबिक अल कैपोन की एनुअल इनकम करीब $100 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। उसने शिकागो के डाउनटाउन में मौजूद मेट्रोपोल होटल के एक आलीशान स्वीट में अपना हेडक्वार्टर्स बना लिया और यहीं से उसने एक लग्जूरियस और बेहद पब्लिक लाइफस्टाइल जीना शुरू किया। उसने कस्टम सूट्स और महंगे ज्वेलरी पहनने शुरू कर दिए थे। उसने कई महंगी गाड़ियां खरीद रखी थी और जब वो उन पर सवार होकर अपने मुंह में महंगी सिगार्स का धुआं उड़ाते हुए निकलता था तो लोग कांप उठते थे। उसका फेमस डायलॉग था, आई एम जस्ट अ बिजनेसमैन गिविंग द पीपल व्हाट दे वांट। उसे जैज म्यूजिक से खास लगाव था। इसके अलावा वो हर तरह की स्पोर्ट्स इवेंट्स को भी अटेंड करता। वो जहां भी जाता मीडिया उसके आगे पीछे घूमती। उसकी हर छोटी से छोटी एक्टिविटी न्यूज़पेपर और टेलीविजन हेडलाइन बना करती थी। अपनी हंसमुख, मिलनसार और खुले दिल से पैसा लुटाने वाली इमेज की वजह से अल कैपोन ने काफी हद तक पब्लिक सिंपैथी भी हासिल कर ली थी। एक बड़ा तबका उसे एक गैंगस्टर नहीं बल्कि रॉबिन हुड की तरह देखता था, क्योंकि वो समय समय पर जरूरतमंदों की मदद भी किया करता था। उसका फिल्मी अंदाज, उठने बैठने का स्टाइल, मीडिया की ऑब्सेशन और एक साथ दरियादिली और दरिंदगी, इन सब ने मिलकर अल कैपोन को अमेरिका का पहला सेलिब्रिटी गैंगस्टर बना दिया, जिससे लोग खौफ भी खाते थे और उसे देख फैसिनेट भी होते थे। कैपोन की ताकत केवल दौलत और शोहरत तक सीमित नहीं थी। उसने पुलिस, जजेस और पॉलिटिशियंस को ब्राइबरी के जरिए खरीद रखा था, इसलिए कानून भी उसकी जेब में रहता था। लेकिन अगर उससे कोई टकराने की कोशिश करता तो वो उसे बड़ी बेरहमी से मरवा देता। ऐसे ही साल 1926 में अल कैपोन ने सिसेरो में पब्लिक प्रोसिक्यूटर विलियम मैक्सविंगिंग की दिन दहाड़े हत्या करवा दी, जो अपनी मर्डर ट्रायल्स में लगातार सफलता की वजह से हैंगिंग प्रोसिक्यूटर के नाम से जाने जाते थे। अल कैपोन ने उन्हें इसलिए मरवाया क्योंकि वो उसको एक हत्या के मामले में सजा देना चाह रहे थे। हालांकि जैसे जैसे उसका नाम हो रहा था, उसके दुश्मनों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। जहां एक तरफ वो नॉर्थ साइड गैंग के निशाने पर था, तो वही दूसरी ओर जो आयलो नाम का सिसिलियन बूटलेगर और मॉबस्टर भी उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा था। लेकिन जो आयलो सीधे तौर पर अल कैपोन को मारने में कामयाब नहीं हो सका, इसलिए उसने एक दूसरे रास्ते से ये काम करने की कोशिश की। उसने कैपोन के फेवरेट बेला नपोली कैफे के चीफ को कैपोन के सूप में प्रुसिक एसिड मिलाने के लिए $35,000 की रैंसम देने की कोशिश की। लेकिन अल कैपोन के आदमी इतने लॉयल थे कि खुद शेफ ने यह साजिश कैपोन को बता दी और जो आयलो का प्लान फेल हो गया। इसके बाद जो आयलो ने अल कैपोन को मरवाने के लिए अल कैपोन के ही 3 आदमी एल्बर्ट एंसेल्मी, जॉन स्कैलिसे और जोसेफ ग्युएंता को शिकागो आउटफिट का लीडर बनाने का लालच दिया। लेकिन समय रहते कैपोन के बॉडीगार्ड फ्रैंक रियो को इस साजिश का पता चल गया और उसने उन तीनों को धोखे के जुर्म में मौत के घाट उतार दिया।
सिसेरो के मेयर जोसेफ जेड क्लेना की तरह शिकागो के एक्स मेयर विलियम हेल थॉमसन की भी अल कैपोन से सांठगांठ थी और वो उसको खुला सपोर्ट करते थे। इसलिए साल 1927 में शिकागो में होने वाले मेयर के चुनाव में अल कैपोन विलियम हेल थॉमसन को जिताना चाहता था। अल कैपोन ने उनको जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। जहां उसने उनके इलेक्शन कैंपेन के लिए लाखों डॉलर्स की फंडिंग की, तो वही उसने उन इलाकों में बॉम्ब अटैक्स करवा दिए जिनमें विलियम थॉमसन के ओपोनेंट्स मजबूत थे। इन बम धमाकों में 15 लोगों की जान चली गई और शिकागो के लोग इतने डर गए कि उन्होंने ना चाहते हुए भी विलियम थॉमसन के पक्ष में वोट डाला, जिसके चलते विलियम थॉमसन इलेक्शन जीत गए। विलियम हेल थॉमसन की जीत के बाद अल कैपोन शिकागो में और भी मजबूत हो गया। सरकार ने उसके काले कारनामों पर अपनी आंखें मूंद ली। पुलिस भी सरकार के दबाव में कोई एक्शन नहीं ले रही थी और जज भी पैसे खाकर अल कैपोन के खिलाफ आए केस को रफा दफा कर रहे थे। यानी शिकागो में अल कैपोन अपनी एक पैरेलल गवर्नमेंट चला रहा था, जहां वो जो चाहे कर सकता था और जिसको चाहे मार सकता था। साल 1920 से 1930 तक उसके इशारे पर 200 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई थी, लेकिन उसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ था। हालांकि साल 1929 में अल कैपोन का नाम एक ऐसे मैसेकर में आया जिसने उसके खात्मे की इबारत लिखनी शुरू कर दी। साल 1929 तक अल कैपोन के सबसे बड़े राइवल नॉर्थ साइड गैंग में अल बग्स मोरान आखिरी लीडर बचा था, जबकि हाइमी वेस और विंसेंट रूची गैंग वायलेंस में मारे जा चुके थे। अब अल कैपोन अल बग्स मोरान को भी मौत की नींद सुलाना चाहता था। मोरान की डेली मूवमेंट्स पर नजर रखने के लिए कैपोन के लोगों ने 2122 नॉर्थ क्लार्क स्ट्रीट पर एक अपार्टमेंट किराए पर ले लिया, जिसके सामने ही एक ट्रकिंग वेयरहाउस और गैराज था जो मोरान का हेडक्वार्टर्स था। यहीं से कैपोन के गुर्गे लगातार मोरान की गतिविधियों को मॉनिटर कर रहे थे। 14 फरवरी 1929 की सुबह वैलेंटाइंस डे के दिन कैपोन के 4 गनमैन पुलिस ऑफिसर्स का भेष धरकर मोरान के ठिकाने पर फेक पुलिस रेड करने पहुंचे। वहां उन्हें बग्स मोरान तो नहीं मिला, लेकिन उसके 7 लोग मौजूद थे। ऐसे में नकली पुलिस वालों ने सभी 7 लोगों को दीवार के सामने उल्टा खड़ा किया और फिर उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। उन 7 लोगों को इतनी गोलियां मारी गई थी कि पुलिस को उनकी लाशें बहुत बुरी हालत में मिली। लाशों की फोटोग्राफ्स जब न्यूज़पेपर्स में वैलेंटाइंस डे मैसेकर के नाम से छपी तो पूरा अमेरिका दहल गया। इस घटना के बाद शिकागो के लोग भी गुस्से से भर गए। इसने कैपोन की इमेज को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया और वो एक ही झटके में पूरे अमेरिका के लिए पब्लिक एनिमी नंबर 1 बन गया। इस मैसेकर के कुछ ही दिनों बाद कैपोन को शिकागो ग्रैंड जूरी के सामने फेडरल प्रोहिबिशन वायलेशंस के मामले में पेश होने का समन दिया गया। जूरी ने उस पर फेडरल प्रोहिबिशन वायलेशंस का केस इसलिए खोला था क्योंकि इस मैसेकर में उसकी सीधी भूमिका साबित नहीं हो पा रही थी, लेकिन कैपोन ने बीमार होने का बहाना बनाकर वहां हाजिर होने से इनकार कर दिया। इसके बाद अपनी बिगड़ती पब्लिक इमेज को सुधारने के लिए कैपोन ने चैरिटी का सहारा लिया। उन दिनों अमेरिका ग्रेट डिप्रेशन की मार झेल रहा था और लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं थे। इसी का फायदा उठाकर उसने उस दौरान शिकागो में सूप किचन शुरू करवाई और खुद को गरीबों का मददगार दिखाने की कोशिश की। लेकिन वैलेंटाइंस डे मैसेकर की याद लोगों के जहन से कभी नहीं निकल सकी। मई 1929 में उसे फिलाडेल्फिया में कंसील्ड वेपन रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और 1 साल की सजा हुई। 8 अगस्त 1929 को कैपोन को ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंशियरी भेजा गया और मार्च 1930 में रिहा कर दिया गया, लेकिन उसके खिलाफ लीगल एक्शन जारी रही और मायामी, शिकागो और दूसरे कई स्टेट्स में उस पर अलग अलग चार्जेस लगाए गए। मगर कैपोन हर बार अपने लॉयर की मदद से लीगल लूप होल्स का फायदा उठाकर उससे बच निकला। भले ही उसके ऊपर कई तरह के केस चल रहे थे, इसके बावजूद वो शांत बैठने को तैयार नहीं था। उसके इशारे पर उसके आदमियों ने 23 अक्टूबर 1930 को प्रेस्टो गियाकोमो के एक अपार्टमेंट में छिपकर बैठे जो आयलो को सामने वाली बिल्डिंग से गोली मारकर मौत के हवाले कर दिया। लेकिन अब लोग अल कैपोन के आतंक से ऊब चुके थे और वो उसे अब फैसिनेशन से नहीं बल्कि नफरत से देखते थे। वैलेंटाइंस डे मैसेकर के बाद शिकागो मेयर विलियम हेल थॉमसन से भी पब्लिक का भरोसा उठ चुका था, क्योंकि सभी को उनके और अल कैपोन की दोस्ती के बारे में पता था। उसका असर ये हुआ कि 6 अप्रैल 1931 को हुए मेयर इलेक्शन में विलियम को हार का सामना करना पड़ा। इस तरह वैलेंटाइंस डे मैसेकर सिर्फ एक गैंग किलिंग नहीं बल्कि शिकागो की पॉलिटिक्स को बदलने वाली घटना साबित हुई और अमेरिका के सबसे बड़े गैंगस्टर अल कैपोन की डाउनफॉल की एक बड़ी वजह बन गई। बात इतनी बढ़ गई कि अल कैपोन को पकड़ने के लिए खुद अमेरिका के प्रेसिडेंट हर्बर्ट हूवर को इंटरवीन करना पड़ा। प्रेसिडेंट हर्बर्ट हूवर ने
व्हाइट हाउस में एक सीक्रेट मीटिंग की और सभी फेडरल एजेंसीज को सख्त आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर अल कैपोन को पकड़ के हमेशा हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। यहीं से कैपोन के खिलाफ कोऑर्डिनेटेड फेडरल एक्शन की शुरुआत हो गई। ट्रेजरी और जस्टिस डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स प्रोसिक्यूशन की स्ट्रेटेजी बनाई और इलियट नेस समेत अपने सभी एलीट एजेंट्स को अल कैपोन के पीछे लगा दिया। अल कैपोन के खिलाफ इस बार सिर्फ ईमानदार ऑफिसर्स को शामिल किया गया था, क्योंकि अल कैपोन बचने के लिए अक्सर इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स को खरीद लिया करता था। ऐसे में अल कैपोन के पीछे लगे अधिकारियों को द अनटचेबल्स नाम मिला, क्योंकि काफी कोशिशों के बाद भी अल कैपोन उन्हें खरीदने में नाकाम रहा था। आगे चलकर साल 1987 में इन्हीं ऑफिसर्स को लेकर द अनटचेबल्स नाम की हॉलीवुड फिल्म बनी थी, जिसमें अल कैपोन की काले कारनामों से भरी जिंदगी और उसको कैसे पकड़ा गया ये सब दिखाया गया था। जून 1931 तक अल कैपोन पर कानून का ऐसा शिकंजा कस चुका था कि उस पर 22 टैक्स एवेशन के केस एक साथ चलाए गए। 17 अक्टूबर 1931 को कैपोन को दोषी ठहराया गया और उसे 11 साल की जेल की सजा दी गई। यही वो फैसला था जिसने अमेरिका के सबसे ताकतवर गैंगस्टर को घुटनों पर ला दिया था। इस तरह जितनी जल्द अल कैपोन सफलता की बुलंदियों पर पहुंचा था, वो अपने गलत कामों की वजह से उतनी ही जल्दी नीचे भी आ गया। जब उसे अटलांटा यूएस पेनिटेंशियरी जेल भेजा गया, उस समय उसकी एज केवल 33 साल की थी। इस दौरान वो सिफिलिस और गोनोरिया जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहा था, जो उसे शुरुआत में ब्रोथल में काम करते हुए प्रोस्टिट्यूट्स के साथ शारीरिक संबंध बनाने के कारण हुई थी। अगस्त 1934 में अल कैपोन को अटलांटा यूएस पेनिटेंशियरी से सैन फ्रांसिस्को में समुद्र के बीचों बीच बने बेहद सुरक्षित जेल अल्काट्रेज फेडरल पेनिटेंशियरी भेज दिया गया, जहां इन्फ्लुएंस और करप्शन की कोई गुंजाइश नहीं थी। अल्काट्रेज में रहते हुए 23 जून 1936 को कैपोन पर हमला हुआ। उसे जेम्स सी लूकस नाम के क्रिमिनल ने चाकू मार दिया, लेकिन इसमें कैपोन की जान बच गई। मगर यह साफ संकेत था कि अब अमेरिका के सबसे बड़े गैंगस्टर की पकड़ और खौफ दोनों खत्म हो चुके थे। अल्काट्रेज में रहते रहते अल कैपोन की हालत लगातार बिगड़ती चली गई। उसकी बीमारी न्यूरोसिफिलिस में बदल चुकी थी, जो धीरे धीरे उसके दिमाग को नुकसान पहुंचा रही थी। उसे ये भी याद नहीं रहता था कि वो कौन है और इस वक्त कहां है। स्थिति ये हो गई थी कि अमेरिका का सबसे खौफनाक गैंगस्टर अब खुद अपनी यादों से लड़ रहा था। उसकी मानसिक स्थिति का हवाला देकर उसकी वाइफ ने कोर्ट में उसकी रिहाई की अपील की। अल कैपोन की मेंटल कैपेसिटी को देखते हुए आखिरकार उसे 16 नवंबर 1939 को पैरोल दी गई। रिहाई के बाद कैपोन को बाल्टीमोर के जॉन्स हॉपकिंस हॉस्पिटल भेजा गया, जहां उसे सिफिलिटिक पेरिसिस के इलाज की जरूरत थी। लेकिन उसकी बदनाम छवि और क्रिमिनल पास की वजह से जॉन्स हॉपकिंस ने उसका इलाज करने से मना कर दिया। ऐसे में उसके लिए पर्सनल फिजिशियन रखा गया, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो सका। साल 1946 तक हाल ये हो गया कि उसके पर्सनल फिजिशियन ने मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद कहा कि अब अल कैपोन की मेंटल कैपेसिटी एक 12 साल के बच्चे जैसी रह गई है। जो आदमी कभी शिकागो के अंडरवर्ल्ड पर राज करता था, जिसके नाम भर से पूरा शहर कांप उठता था, जो एक तरह से पैरेलल गवर्नमेंट चलाता था और जिसकी मुट्ठी में नेता, पुलिस और माफिया सब कैद थे, अब वही आदमी अपनी दुनिया में सिमट चुका था। इसके केवल एक साल बाद 25 जनवरी 1947 को कभी वायलेंस का सिनोनिम माने जाने वाला अल कैपोन हार्ट फेलियर की वजह से हमेशा के लिए मौत की नींद सो गया। अगर आपको अल कैपोन की इस कहानी ने हैरान किया, तो आपको पाब्लो एस्कोबार, एल चैपो और ग्रिजेल्डा ब्लैंको की भी कहानी जाननी चाहिए। पाब्लो एस्कोबार वो ड्रग डॉन था जिसने एक दौर में दुनिया के ज्यादातर कोकेन ट्रेड को कंट्रोल किया और सरकारें भी उससे टकराने से पहले सोचती थी। एल चैपो वो कार्टेल बॉस था जिसने दुनिया की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जेल से सुरंग खोदकर भागने का कारनामा कर दिखाया। और ग्रिजेल्डा ब्लैंको वो खौफनाक कोकेन गॉड मदर थी जिसने अपने ड्रग एम्पायर के लिए अपने ही 3 पतियों को मौत के घाट उतार दिया। इन तीनों की वीडियोस के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।